दोस्तों, ईरान की जेल में बंद एक बूढ़ा कैदी जिसको मौत की सजा हो गई थी। आखिर उसका जुर्म क्या था कि उसे मौत की सजा हुई थी, और सजा भी ऐसी कि उसे फांसी के फंदे पर नहीं लटकाया जाएगा, तलवार से उसकी गर्दन नहीं उड़ाई जाएगी, बल्कि उसे तड़पा तड़पा करके तिल तिल मारा जाएगा। यानी उसे भूखा प्यासा रखा जाएगा, पानी बिल्कुल नहीं दिया जाएगा, और उसी भूख और प्यास की शिद्दत से वह तड़प तड़प कर अपनी एड़ियां रगड़ रगड़ कर अपनी जान दे देगा। उसी जेल के बैरक में ये सजा उसको सुनाई गई थी, लेकिन वह बूढ़ा था, ना तो मर रहा था और ना ही वह भूख प्यास से चिल्ला रहा था, ना ही वह किसी से यह कह रहा था कि मुझे भूख लग रही है, मुझे खाना दे दो। न तो मर रहा था और न ही भूख प्यास से चिल्ला रहा था, न ही वह किसी से यह कह रहा था कि मुझे भूख लग रही है, मुझे खाना दो। कुछ नहीं, बल्कि वह शांत बैठा रहता था, आराम से सोता। और लोग वहां जो उस जेल में अफसर थे वह देख कर के हैरान थे। जितने कैदी थे वह भी परेशान थे कि आखिर यह बूढ़ा मर क्यों नहीं रहा है, ये भूख से चिल्ला क्यों नहीं रहा है, ये अपने लिए खाना क्यों नहीं मांग रहा है, ये रहम की भीख क्यों नहीं मांग रहा है। दोस्तों, एक दिन उस जेल का सुपरवाइजर, जो कैदियों की नजर रखने की जिसकी जिम्मेदारी थी, उसने एक दिन देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी ही रह गई। उसकी बेटी उससे जब मिलने आई तो वह जब उसके बैरक में पहुंची तो उस बूढ़े आदमी ने कहा कि बेटी जल्दी से कपड़े उतार दो, और उसकी बेटी उसके सामने नंगी हो जाती है, यानी अपने कपड़े उतार देती है। तो दोस्तों, बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी है, बड़ी ही लाजवाब कहानी है। आप सुनोगे तो फिर आपको भी सीख मिलेगी और सबक भी मिलेगा, और शायद आपने आज से पहले ऐसी कहानी ना सुनी होगी और ना ही देखी होगी। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए आइए जानते हैं पूरी कहानी। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वह एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे और मैं आप लोगों को अच्छी अच्छी और नई नई कहानियों से रूबरू कराता रहूं। तो दोस्तों, ज्यादा बात ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, ईरान की जेल में कैदियों की देखभाल करने के लिए सुपरवाइजर रखा गया था। खास करके उसका यही काम होता था। जिस तरह की उसको सजा हुई है, उसको उसमें उसको कोई राहत तो नहीं मिल रही है, लेकिन जेल में कोई घुसपैठी तो नहीं हो रही है। उसी जेल में एक बूढ़ा कैदी था, मौत की सजा हो चुकी थी, खाना पीना उसका बिल्कुल बंद कर दिया था, लेकिन वह कैदी था कि किसी से भी रहम की भीख मांग ही नहीं रहा था। आराम से सो जाता, रात को वह भूख की प्यास की वजह से तड़पता नहीं था। वो सुपरवाइजर जेलर उस जेल के सिपाही को देखकर ये बहुत हैरान और परेशान थे, और वह ये सोच रहे थे कि आखिर इस बूढ़े को भूख प्यास क्यों नहीं लगती है, या कहाँ से इसको खाना मिल रहा है, जिस वजह से ये बड़े सुकून में और बड़े आराम से अपनी जिंदगी गुजार रहा है। एक दिन एक लड़की जब जेल में मिलने आती है अपने उस बाप से, तो बड़ी ही बारीकी के साथ वह सुपरवाइजर उसकी तलाशी लेता है, और इतनी बारीकी के साथ तलाशी लेता है कि उसके जिस्म के एक एक अंग को छू देता है। दूर से देख रहा दूसरा एक सिपाही उस सुपरवाइजर को बड़ी हैरानी से देख रहा था कि औरतों के साथ ये अच्छा व्यवहार नहीं है। यानी एक औरत की तलाशी एक औरत को ही लेनी चाहिए, ये एक मर्द है, भले ही अफसर हुआ तो क्या हुआ, इसको किसने हक दिया है कि औरत की तलाशी ले। और तलाशी भी ऐसी कि उसके हाथ पैर, मुंह, उसका सीना, उसकी कमर, उसका बैक साइड, यानी हर चीज को वह हाथ लगा रहा था। और उस आदमी को बड़ा ही बुरा लग रहा था, जो दूर से खड़ा हुआ अपने साथी को देख रहा था। दोस्तों, बड़े ही अच्छे तरीके से वह उसकी तलाशी लेता है, और वह लड़की फिर अपने बाप से मिलने उस बैरक में चली जाती है। यानी वह आदमी जो होता है इतना खूंखार था, जिसको उस बैरक में अकेला ही रखा गया था, यानी उसके साथ में किसी भी कैदी को नहीं रखा गया था, वह उस जेल में अकेला ही रहता था। दोस्तों, वह लड़की चली जाती है और जाने के कुछ देर बाद वापस आती है तो रोती हुई आती है। उसकी आंखों में आंसू थे और वह रो रही थी, और अपने दुपट्टे से अपने मुंह को छुपाए हुए वह वहां से जा रही थी। जब वह आदमी, यानी वो जो अफसर दूसरा तलाशी लेते हुए अपने साथी को देख रहा था, उस लड़की के जाने के बाद अपने साथी के पास आता है और कहता है कि देखो, ये लड़की यहाँ से रोती हुई जा रही है, शायद इसने अपने बाप से यह शिकायत की होगी।
कि जब वो यहाँ तुमसे मिलने आती है तो फिर उसके साथ तुम इस तरह से अत्याचार करते हो, उसके जिस्म को छुआ करते हो, उसके शरीर को एक एक अंग को छुआ करते हो। शायद उसने अपने बाप से यह शिकायत की होगी और इसलिए वह रोती हुई गई है। उसने कहा कि भाई मुझे उस औरत की तलाशी लेते हुए, इसके जिस्म को छूते हुए खुशी नहीं मिलती है। मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं है मजे लेने के लिए। मैं मजे लेने के लिए इस औरत की तलाशी बिल्कुल भी नहीं लेता हूँ, ऐसा मेरा कोई इरादा नहीं है। लेकिन मुझे हुक्म है स्पेशल तौर से कि इस औरत की तलाशी जो इस बूढ़े आदमी से मिलने आती है, इसकी तलाशी मैं ही लूंगा। किसी औरत को उसकी तलाशी लेने नहीं दिया जाता, क्योंकि हर जगह के अपने एक रूल होते हैं, अपने एक वसूल होते हैं। हर मुजरिम के लिए अलग अलग रूल बनाए जाते हैं। दोस्तों वह उससे कहता है कि देखो, अगर तुम्हें उसकी सच्चाई जाननी है तो मैं बताता हूँ कि ये आदमी कौन है और ये लड़की कौन है। वह एकदम से उस आदमी की कहानी सुनने के लिए इच्छुक हुआ और कहने लगा कि हाँ, मुझे भी बताओ इस आदमी की हकीकत क्या है। तो कहता है कि ईरान के एक बहुत ही मशहूर और बड़े घराने से ये आदमी ताल्लुक रखता है। बहुत ही जमीन जायदाद वाला ये आदमी है। ये दो भाई थे और इन दोनों भाइयों में जायदाद को लेकर आपस में मनमुटाव हो जाता है। छोटा भाई इस चक्कर में था, जो इससे छोटा वाला है, कि वह सारी जायदाद उसको मिल जाए, और बड़ा भाई कह रहा था कि वह जायदाद के 2 हिस्से ईमानदारी के साथ कर लो। जितना तुम्हारे हिस्से में आता है वह तुम रख लो और जितना मेरे हिस्से में आता है वह हम रख लेते हैं। दोस्तों लेकिन जो इसका छोटा भाई होता है वह नहीं मानता है, क्योंकि वह इसी जेल में एक बहुत बड़ा अफसर होता है। और फिर वह अपने बाप को मरवा देता है, उसकी जान ले लेता है और इल्जाम अपने बड़े भाई यानी इस आदमी के ऊपर लगा देता है। सबूत ऐसे बनाता है कि इस आदमी के खिलाफ सबूत जाते हैं और फिर इसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। सुनवाई अभी चल ही रही थी, इसको मौत की सजा सुना दी है और इसको मौत की सजा सुनाने के बाद वह हुक्म दे दिया गया कि इसको न तो फांसी के फंदे पर लटकाया जाए और न ही इसकी गर्दन को काटा जाए, बल्कि इसको तड़पा तड़पा करके तिल तिल मारा जाए। इसको खाना पानी भी नहीं दिया जाएगा। ये सजा वैसे तो बहुत बेरहम थी, लेकिन इसी जेल में और इससे भी भयानक सजाएं कैदियों को दी जाती थी, जिनका अंजाम इससे भी बहुत ही बुरा होता था। जब इस बात को उसका साथी सुनता है तो उसको तसल्ली होती है। फिर वह कहता है इस आदमी ने कुछ दिन पहले ये अर्जी डाली थी कि उसकी बेटी को मिलने के लिए उसके पास भेजा जाए, और जो वह उसकी अर्जी होती है वह कबूल हो जाती है। और ये जो मिलने आती है ये औरत जो है, ये इसकी सगी बेटी है। और ये अपनी बेटी से जब मिलता है उसके बाद आज की बात नहीं है, हर बार जब भी इसकी बेटी आती है तो वह रोते हुए जाती है, जो मेरी वजह से नहीं रो रही है कि मैंने इसकी तलाशी ली, उसके जिस्म को छुआ। वजह कुछ और है कि वह रोती हुई क्यों जाती है। और दूसरी बात यह है कि बड़े अफसरों का हुक्म है कि उस सेल में उस आदमी के पास किसी दूसरे कैदी को नहीं रखा जाएगा और ना ही उसके आसपास कोई रहेगा। और जब वह लड़के उससे मिलने आती है तो वह उसकी सेल में अकेली होती है। इसलिए हम यह जान ही नहीं पाए आज तक कि यह लड़की यहाँ से रोती हुई क्यों निकलती है और फिर इसके साथ इसका बाप क्या करता है। उसको बताने के बाद में वह आदमी कहता है कि जो अफसर है इस जेल में बड़ा, इसका छोटा भाई, उसका हुक्म यह है कि किसी भी तरह से जो इसकी बेटी मिलने आती है, अच्छी तरह से स्पेशल तौर से मुझे इस ड्यूटी पर लगाया गया है कि मैं उसकी अच्छी तरह से तलाशी लूं और बारीकी के साथ, क्योंकि अब तक तो इसकी मौत हो जानी चाहिए थी। दोस्तों लगभग हफ्ते भर से ज्यादा हो गया था इसका खाना पीना बंद किए हुए, जब से इसे सजा हुई है। यानी कि 1 हफ्ता कोई भी आदमी जिंदा नहीं रह सकता। अगर वह जिंदा भी रह गया तो सिर्फ उसकी सांसें ही चलेंगी, नहीं वह दीवार से लग जाएगा, खटिया पकड़ लेगा और जमीन से उससे उठा नहीं जाएगा, भले ही उसकी सांसें चल रही हो। लेकिन वह आदमी है कि हट्टा कट्टा तंदुरुस्त मुस्तंदा, उसकी बॉडी पर, उसके जिस्म पर कोई भी ऐसे भाव नहीं है जो भूख की वजह से उसे तड़पाते हों। ये देखकर हम लोग सारे परेशान हैं और उस बात का, उस राज का पता ही नहीं चल पा रहा है कि आखिर इसको खुराक मिल कहाँ से रही है। तो इसलिए हमारे बड़े अफसर को इस लड़की पर शक था कि शायद ये लड़की छुपा करके अपने बाप के लिए कुछ खाना पीना ले जा रही होगी। कुछ ऐसी चीज तो नहीं ले जाती जो इसका बाप खाकर जिंदा है। इसलिए बड़ी बारीकी के साथ इसकी तलाशी ली जाती है। औरत को इसके पास नहीं भेजा जाता है। मैं स्पेशल तौर से इसकी तलाशी लेता हूँ, लेकिन मुझे हैरत यह है कि आज तक इस लड़की के पास कुछ नहीं मिला।
और दूसरी हैरत की बात यह है कि वह लड़की अपने बाप के पास से जब आती है तो रोती हुई आती है। ऐसा लगता है कि जैसे उस लड़की के साथ कुछ हुआ है। दुपट्टे से अपना मुंह छुपाती हुई यहाँ से भाग जाती है, निकल जाती है और वो हम लोगों से नजर भी नहीं मिलाती है। समझ में नहीं आ रहा है कि यह राज कैसे खोला जाए। बहरहाल वह सुपरवाइजर सारी कहानी अपने दोस्त को अपने बड़े अफसरों से बता देता है कि मैंने हर वक्त कोशिश की, लेकिन किसी तरह का कोई भी सबूत नहीं मिल पा रहा है कि वह आदमी जिंदा कैसे रहता है। और जब रात होती है तो वह चुपके से देखता है कि शायद उसकी बेटी जो दिन में उससे मिलने आई थी, कुछ उसने छुपा करके तो नहीं रखा हुआ है। लेकिन वह आदमी था कि आराम से चादर को बिछा करके वह लेटा हुआ था। दोस्तों, रात के पिछले पहर यानी लगभग 2 बजे का टाइम था और जब जेल में पूरा सन्नाटा था, सारे कैदी सोए हुए थे। उसने यानी जो सुपरवाइजर था, उसके हाथ में एक लकड़ी का डंडा था और वह उस बूढ़े की सेल की तरफ जाता है। यानी सरियों पर जो सरियों के डोर होते हैं, दरवाजे होते हैं, उस पर डंडा मारता है। डंडा इतनी जोर से मारा कि आसपास के कैदी उठ गए थे, लेकिन वो था कि टस से मस भी नहीं हुआ था। फिर वह सेल का गेट खोलता है, अंदर जाता है और उसकी चादर उठा करके देखता है कि शायद चादर के अंदर वह कुछ छुपाए तो नहीं है। लेकिन वह बूढ़ा था कि आराम से मस्ती में सो रहा था। जब उसने उसको जगाया तो उस बूढ़े ने क्या कहा कि भाई क्यों जगा रहे हो, दिन में भी परेशान करते हो और रात में भी तुम परेशान करते हो, तो कम से कम आराम से मुझे सोने ही दो। मैं कुछ दिनों का मेहमान हूँ, मौत की सजा मुझे हो चुकी है और मुझे लगता है कि जो मेरी सुनवाई आगे चल रही है, जो मैंने अर्जी डाली है दोबारा सुनवाई के लिए भी, वो भी शायद मेरी सुनी जाए या ना सुनी जाए। कुछ दिनों का मेहमान हूँ यार, आराम से सोने दो। बहरहाल वह अपनी तसल्ली करके वापस चला जाता है और जो सारी रिपोर्टें होती हैं वह जाके अपने बड़े आला अधिकारियों को दे देता है। फिर जब सारे आला अधिकारी वहां पर बैठते हैं, आपस में मशवरा करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, तो फिर उन्होंने यही अंदाजा लगाया कि हो ना हो कुछ न कुछ जो भी राज है वो उस लड़की और उसके बाप के बीच में है। यानी उस लड़की से उसके बाप को कुछ न कुछ तो ऐसा संपर्क मिल रहा है, कुछ न कुछ तो ऐसी बात जरूर है जिससे उसको एनर्जी मिलती है, यानी जिससे उसकी खुराक की उसकी पूर्ति हो रही है। अब इस चीज को जो है उसका पता लगाया जाता है। दोस्तों, अब उन्होंने जो है वह कोर्ट में अर्जी डालते हैं कि साहब इस आदमी की जो देखभाल करने के लिए इसके पास तैनात एक आदमी को रखा जाए। बहरहाल कोर्ट इस बात को खारिज कर देती है कि वह आदमी बड़ा ही खूंखार, कि वह किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि उसकी जो छवि पेश की गई थी, जो अफसर वहां पर मौजूद था, उसकी छवि इसी तरह से अदालत में पेश की गई थी। यानी उसकी छवि एक खूंखार व्यक्ति की वहां पर पेश की गई थी। उस जेल के अंदर भी और अदालत के अंदर भी कुछ इसी तरह के सबूत दिए गए थे, जिससे वह आदमी बहुत ही खूंखार लग रहा था, इसलिए उसके आसपास में किसी को जाने नहीं दिया जाता था। फिर भी कोर्ट ने फिर अपना फैसला सुनाया और कहा कि इसके पास तो नहीं जा सकते, लेकिन हाँ, दूर से आप इसकी गतिविधियों पर नजर रख सकते हो। दोस्तों, अब सुपरवाइजर जो है वह उस लड़की की इंतजार में था कि वो लड़की उससे कब मिलने आएगी, और फिर अचानक से इत्तेफाक से 5 दिन के बाद वो लड़की मिलने आती है। बड़ी ही बारीकी के साथ वह उसकी तलाशी लेता है। तलाशी लेने के बाद वो उसको जाने देता है और फिर जब वो लड़की चली गई तो कुछ देर के बाद वह उस पर नजर रखने लगता है कि आज जरूर देखूंगा कि यह लड़की अपने बाप के लिए क्या लेकर आती है, क्या खिलाती है और क्या छुपा करके लाती है। वह छुप करके उसको देखने लगता है। वो लड़की जैसे ही अपने बाप के सेल में पहुंचती है तो जा करके अपने ऊपर के कपड़े उतार देती है, यानी अपनी कमीज को उसने उतार दिया था और उसके बाप ने जल्दी से लपक करके अपनी बेटी की छाती पकड़ ली थी और फिर उनसे मुंह लगा दिया था। ये सारी बातें वह पीछे से सुपरवाइजर दूर से खड़ा हुए देख रहा था। ज्यादा कुछ तो उसकी समझ में नहीं आ रहा था। उसने इतना जरूर देख लिया था कि वह उस सेल में जाते ही वह लड़की अपने कपड़े उतार चुकी थी, यानी ऊपर की कमीज उतार चुकी थी, और फिर उसके बाप ने लपक करके उसके सीने को पकड़ लिया था और उसमें मुंह लगा दिया था। यानी इस बात का अंदाजा वह बहुत ही गलत लगा रहा था कि शायद यह बाप बेटी आपस में संबंध बनाते हों, और वह अपने कानों पे हाथ रख लेता है और फिर सारा नक्शा वह अपने मन में खींच लेता है कि ये बेटी जो है अपने बाप के साथ यहाँ पर आकर के मुंह काला करती है।
एक से दूसरे तक, दूसरे से तीसरे तक, फिर बड़े अफसरों तक, और बात जेल से होती हुई जेल के बाहर निकल जाती है। जब जेल से बाहर ये बात निकलती शहर में लोगों को पता चलता है, तो जिसने भी सुना उस बेटी पर लानत भेजने लगे कि कैसी बेटी है, यानी उसके बाप को सजा होने के बाद भी वह बाज नहीं आ रही है। कितनी आग है उस लड़की के अंदर कि अपने बाप से मिलने के नाम पर जाती है और जा करके अपने बाप के साथ जेल में अय्याशी करती है। जितने मुंह होते हैं उतनी बात होती है, और फिर कुछ लोग ये अंदाजा लगाने लगते हैं कि शायद कोई राज हो इस बात में। एक बेटी ऐसा तो नहीं कर सकती, भले ही वह बेटी अपने घर में उसके नाजायज संबंध हो, लेकिन जेल जैसी जगह में वह जा करके ऐसा काम कर सकती है। कोई ना कोई तो मजबूरी रही होगी, कोई ना कोई ऐसी बात तो जरूर रही होगी जिसकी तह तक जाना चाहिए। और फिर वह अफसर लोग आपस में बैठते हैं, वह सुपरवाइजर उनको सारी बातें बता देता है कि सर आज मैंने जो है ऐसे ऐसे देखा, और मुझे लगता है कि शायद इसी वजह से उस आदमी को एनर्जी मिल रही है। कुछ ना कुछ बात तो जरूर है। वो लड़की जब उसके बारे में, उसके बैकग्राउंड के बारे में पता लगाया गया, तो पता ये चला कि ये इसकी सगी बेटी है, और कुछ दिन पहले उसने उसकी शादी की थी, यानी 2 से 3 साल पहले उसकी शादी कर दी थी। और फिर उस लड़की का शौहर जो था, यानी उसका पति मर गया था, और कुछ दिन पहले यानी 6 महीने पहले उसने अपने एक बेटे को जन्म दिया था। ये सारी बातें जो है उनको पता लग चुकी थी। दोस्तों, ये मामला वहां से होते होते अब जो उसके कोर्ट में अर्जी दे रखी थी, जो उसकी अगली सुनवाई होनी थी, वहां तक भी पहुंचता है। जज के कानों में ये आवाज पहुंचती है। उसके बाद में फिर 1-2 सुनवाई होती है, लेकिन कोई भी नतीजा नहीं मिलता है। इसी हालत में फिर वहां का जज जो था वो बदल जाता है। जब नया जज आया तो वह किसी के मातहत नहीं था, यानी पहला वाला जो जज, जो उस जेल में उस आदमी का जो छोटा भाई एक बड़ा अफसर था, जज यानी पहला वाला जिसने उसको सजा सुनाई थी, वह उसके मातहत था, उसका सपोर्ट था, उसकी पहचान थी, यानी वह उसके संपर्क में था। उससे रिश्वत खा करके उसने कुछ काम किया होगा। लेकिन जब नया जज आता है तो उसने खास करके उस बूढ़े आदमी की, जिसने अपने बाप को मारने का जिसके ऊपर इल्जाम था, उसकी फाइल को खोलता है और अच्छी तरह से पढ़ता है। उसके बाद में जो उसकी लड़की उससे मिलने आती है, उन सारे हालात को भी जानता है। और जो अभी कुछ दिन पहले कुछ अफसरों को ये बात पता लगी थी कि उसकी लड़की आकर अपने बाप के सामने अपने कपड़े उतार देती है, और फिर उसका बाप जो है वह उसके साथ क्या क्या करता है, कहने वाली मुंह से अपनी बात ही नहीं है। तो वो जो नया जज होता है वह सारी जानकारी लेता है। जानकारी लेने के बाद फिर उसने एक तारीख दी कि लगभग 25 से 30 दिन बाद इसकी असली जो सजा है वो सुनाई जाएगी, यानी इसको जो है आगे की सजा मौत की बरकरार रखी जाएगी या फिर उसमें ढील दी जाएगी। वो उसने अगले 25 से 30 दिन की तारीख दे दी थी। इसी तरह से इंतजार करते करते 25 से 30 दिन आ पहुंचती है। वो लड़की भी और वो बूढ़ा आदमी भी अदालत में पेश हो चुके थे। दोनों तरफ के वकील थे, दोनों तरफ के वकील आपस में जिर्रा बहस करते हैं, और तमाम पब्लिक वहां पर मौजूद थी। जज साहब भी अपनी कुर्सी पर मौजूद थे, और वह जेल के अफसर भी उस अदालत में मौजूद थे। आज इस आदमी की जिंदगी का असली फैसला होने वाला है कि ये जो बूढ़ा आदमी है ये जिंदा रहेगा या फिर हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया जाएगा। उस कैदी का जो छोटा भाई था वह बड़ा खुश था। वह ये सोच रहा था कि उसकी सारी जायदाद उसके हिस्से में आने में बस कुछ ही दिन बाकी है, यानी सजा तो उसको मौत की पहले ही मिली हुई है। अगर इस राज का पहले पता चल जाता कि वह बूढ़ा आदमी क्या खाता है, क्या पीता है, किस वजह से जिंदा है, तो अब तक वह मर गया होता। लेकिन उसे उम्मीद ये थी कि उसकी फाइलें पढ़ने के बाद जो नया जज है वो भी इसके खिलाफ ही फैसला सुनाएगा, इसलिए वह उसका छोटा भाई बहुत ही खुश नजर आ रहा था। और अदालत पूरी तरह से खचाखच भरा हुआ था। सारे आदमी खामोशी के साथ कोर्ट में बैठे हुए थे। जज साहब ने फाइल अच्छी तरह से पढ़ने के बाद फिर फैसला सुनाया। उस लड़की से कहा कि तुम कुछ कहना चाहती हो, जो तुमने किया है उस पर तुम शर्मिंदा हो या तुम्हें उस बात पर अपनी गर्व है। वह लड़की कहती है कि साहब मुझे इस बात पर बहुत गर्व है, बहुत फख्र है कि मैं अपने बाप के सामने कपड़े उतारती हूँ। इसकी मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है, बल्कि मुझे गर्व है कि मैंने अपने बाप को मौत के मुंह से बचाया है, वरना अब तक कब का मेरा बाप मर गया होता अगर जेल में जाकर के मैं उससे ना मिलती, उसके सामने कपड़े ना उतारती, उसको अपना दूध ना पिलाती। मैंने अपने बाप को अपना दूध पिलाया है। मुझे पता था कि मेरा बाप बेगुनाह है।
उसको मौत की सजा दे दी गई है। सजा भी ऐसी कि खाना पीना मेरे बाप का बंद कर दिया गया है। उसको तड़पा तड़पा कर मार देना चाहते थे ये लोग। ये सारे जेल के लोग मिले हुए थे। मेरा चाचा जो है, मेरा बाप का छोटा भाई, वह भी इसी जेल में अफसर है और उसके दबाव में ये लोग काम कर रहे थे। इसीलिए मेरे बाप को जल्दी से जल्दी वह लोग मार देना चाहते थे। लेकिन मेरे बाप ने मुझसे मिलने की अर्जी डाली और जज साहब ने मेरी यह बात मान ली थी और मुझे जेल में जाने दिया था मिलने के लिए। मुझे पता था कि अगर मैं कोई भी खाने की चीज़ छुपा करके ले जाती तो मैं पकड़ी जाती। फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आता है और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने बाप की जान बचाने के लिए अपना दूध अपने बाप को पिलाऊंगी। और मैंने पहले अपने बेटे को जन्म दिया था और मैं अपने बेटे के हिस्से का दूध रोक लेती अपने सीने में और जब अपने बाप से मिलने आती तो वह रुका हुआ दूध मैं अपने बाप को पिला देती, जिससे मेरे सीने का दूध मेरा बाप पी करके मेरे बाप के पेट में सुकून मिलता, आराम मिलता और वह इतना तो खाना पीना उसे मिल ही जाता जिससे उनकी जान बच रही थी। तो इन्होंने गलत ही अंदाजे लगाए कि शायद मेरे बाप मेरे साथ गलत काम करते हैं, इसलिए इन्होंने अपने नजरिए से देखा। और मैं इस बात पर बिल्कुल शर्मिंदा नहीं हूँ। और यह कोई भी मजहब हो, कोई भी धर्म हो, वह यही कहता है कि अगर जान बचाने के लिए बाप अपनी बेटी का दूध पी ले तो वह नाजायज नहीं है, वह हराम नहीं है, क्योंकि एक कतरे दूध से उसकी जान बच रही थी। इतनी बात कह करके वह लड़की बैठ जाती है। अब जज साहब जब अपना फैसला सुनाते हैं और वह कहते हैं कि इस जैसी लड़की दुनिया में देखने को नहीं मिलती। यह लड़की पूरी दुनिया के लिए मिसाल है और इतिहास के पन्नों में इसकी यह कहानी दर्ज हो जाएगी। जब लोग देखेंगे कि एक बेटी ने अपने बाप की जान बचाने के लिए अपना दूध पिलाया था और जेल में वह छुपते छुपा करके वह कैसे जाती और अपने बाप को अपना दूध पिला करके उसको एक खुराक दे करके वापस आ जाती। ये लड़की मिसाल है पूरी दुनिया के लिए। और जिन लोगों ने इस फाइल में गलत लिखा है, जिन लोगों ने दूसरे मतलब निकाले हैं कि ये लड़की जाकर अय्याशी करती थी, जो लोग ये सोचते हैं कि इस लड़की ने गलत किया है, इस लड़की ने शर्मसार किया है और बाप और बेटी के रिश्ते को कलंकित किया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बल्कि बाप और बेटी के रिश्ते को एक मान और सम्मान दिया है और अपने मरते हुए बाप को इसने बचाया है। इसलिए इस आदमी की सच्चाई भी मेरे सामने आ चुकी है। ये बूढ़ा आदमी बेगुनाह है और इसने अपने बाप को नहीं मारा है, बल्कि इसके ऊपर ये आरोप लगाए गए हैं, इसके ऊपर ये इल्जाम लगाए गए हैं। ये सारी सच्चाई मेरे सामने आ चुकी है। दोस्तों, अब वह उस अफसर को तलब करता है, यानी उस बूढ़े आदमी के छोटे भाई को तलब किया जाता है और दोषी भी उसको ठहराया जाता है और साथ ही साथ उसको हुक्म दिया जाता है कि उस आदमी को गिरफ्तार कर लिया जाए। यह सारा मामला जो उसने ढोंग रचाया है, जो उसने षड्यंत्र रचा है, वह इस आदमी के छोटे भाई का है, जो यहाँ पर इस जेल में अफसर था। और यह सब सारा फसाद एक दौलत के चक्कर में किया गया था। उस आदमी को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है और उस लड़की की हौसला अफजाई की जाती है। यानी जज साहब भी उस लड़की की तारीफ करते हैं कि बेटी, तुमने जो ये काम किया है वह एक मिसाल है आने वाली नस्लों के लिए कि अगर किसी परेशानी में, किसी भी परेशानी में हो और वहाँ तुम्हें जान बचाने के लिए कोई ऐसा कदम भी उठाना पड़ जाए जो तुम्हारे लिए वह हराम हो, बिल्कुल भी तुम उसे नहीं कर सकते, तो तुम्हें उसे किसी की जान बचाने के लिए ऐसा कदम भी उठा देना चाहिए। दोस्तों, उसके बाद उन दोनों को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। तो दोस्तों, कैसे एक बेटी ने अपने मरते हुए बाप की जान बचाई और कैसी लगी आप लोगों को ये कहानी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त इरफान और आप देख रहे हैं इंडियन फील स्टोरी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कमेंट में ज़रूर बताइएगा और जो 20 नंबर तक पहले कमेंट करेंगे उनका नाम हम अपने वीडियो में ज़रूर लेंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नई कहानी के साथ। जब तक के लिए आप अपने और अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।